स्टडी विथ शरण आईएएस की क्लास में, हिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। मॉडर्न इंडिया की ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास जो अंग्रेज़ों की विजय की जो पूर्व पीठिका थी उससे संबंधित था, और दूसरी क्लास जो है उत्तरकालीन मुग़ल शासक या उत्तरकालीन जो मुग़ल शासक थे या मुग़ल साम्राज्य के पतन से संबंधित जो शासक हुए उन शासकों के बारे में है, उस समय की परिस्थितियों के बारे में है, और आप ये जान पाएंगे कौन कौन शासक हुए, उनकी क्या नीतियाँ थी, उन्होंने कौन कौन से ऐसे काम किए या उस दौरान कौन से आक्रमणकारी आए। ये कुछ चीज़ें हैं। हम जानते हैं 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। कब से होती है? 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। उसी समय उसके 3 पुत्रों में मोहम्मद मुअज्जम, आजम और कामबख्श 3 पुत्र थे उसके। ये परंपरा मुग़लों की बहुत पहले से थी कि मुग़ल क्या पूरी सल्तनत की या पूरे कह सकते हैं प्राचीन भारत से लेकर के मगध साम्राज्य के स्थापित होने से लेकर के आज तक की इतिहास देखिए तो हर एक वंश में भी बिम्बिसार को मार करके उसका पुत्र अजातशत्रु बना था, अजातशत्रु को उसके पुत्र ने मारा था। तो इस तरह से जो परंपरा साम्राज्य स्थापित होने के बाद ही शुरू हुई, तो वही परंपरा यहाँ भी थी। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहाँ को कम से कम जेल में ही बंद किया था, मृत्युदंड नहीं दिया था। हालांकि अपने भाइयों को उसने जो है मरवा दिया था। तो उसने जो है उसकी मृत्यु के बाद भी स्थिति वही बनी, और उसके 3 पुत्रों, इसके 3 पुत्र थे मुअज्जम, आजम और कामबख्श। इन 3 पुत्रों में युद्ध के लिए संघर्ष हुआ। इसमें ये सबसे बड़ा था। इसने इसको जाजाओ नामक स्थान पर 1707 में ही जाजाओ, और बाद में कामबख्श को मुअज्जम ने कामबख्श को भी हराकर मार दिया। अब बचा ये मुअज्जम ने बहादुर शाह की उपाधि धारण की, बहादुर शाह की उपाधि धारण की, और 63 वर्ष की आयु में ये मुग़ल शासक बना, मुग़ल सम्राट बना। 63 वर्ष की आयु में 1707 में। इस समय इसकी आयु 63 वर्ष थी। इससे इसकी नीतियों में बड़ी विनम्रता थी। अब आयु की वजह से विनम्रता थी कि इसने अपनी नीतियों को ही इस तरह रखा था कि लोगों से मेल मिलाप की नीति की जा सके, क्योंकि उस समय राजपूत अलग थे, जाट अलग थे, सिख अलग थे, मतलब सबके अपने अपने विद्रोह हो रहे थे अलग, चूँकि राज्य मुग़ल सल्तनत कमज़ोर हो गया था। तो इस वजह से ये सब विद्रोह लगातार हो रहे थे। ऐसे में इसकी मेल मिलाप की नीति इसकी आयु की वजह से थी, या इसकी विनम्रता जो थी वो इन शासकों को मेल मिलाप करने की थी, ये कहा नहीं जा सकता। इसने पहला काम किया 1689 में। साहू जो 1689 से मुग़लों की कैद में था, औरंगजेब ने कैद किया था मुग़लों की कैद में। कौन था? मराठा साहू, इसे मुक्त कर दिया। इससे 2 फायदे हुए। 1689 में जब साहू मुक्त हुआ तो वो मराठा वहाँ गया, और वहाँ पर पहले से जो स्थापित, चूँकि 89 से कैद था, 1707 में इसकी मृत्यु हुई, तो 1707 में जब इसने मुक्त किया इसको, 1689 जो कैद था, तो जब मराठा गया तो ये चूँकि शासक या वो था अधिकारी था, शासक सम्राट का या वहाँ के शासक बनने का अधिकारी था, तो इससे जो है वहाँ पर मराठा शासकों में, मराठा दावेदारों में फूट पड़ गई। तो ये तो इसके लिए फ़ायदेमंद हुआ बहादुर शाह के लिए। दूसरी नीति इसकी राजपूतों के प्रति रही। पहले इसने आक्रामक नीति अपनाई, और आमेर के शासक और मारवाड़ के शासक दोनों के साथ इसने आक्रामक नीति अपनाई। बाद में यहाँ के शासकों अजीत सिंह को और जय सिंह को वहाँ का शासक मान लिया। 2 चीज़, लेकिन सिखों से इसकी नहीं पटी। सिखों से इसका संघर्ष चलता रहा, और बंदा बहादुर इस समय इसका नेतृत्व कर रहा था। बंदा बहादुर लोहागढ़ में जो किला था, उस किले में चूँकि ये इसका मुसलमानों से संघर्ष चल रहा था, ये वहाँ पर टिकने नहीं दे रहा था बंदा बहादुर, तो इससे बहादुर शाह को अपनी नीति में परिवर्तन करना पड़ा। सिखों से लगातार ये संघर्ष करता रहा।
ये हुई। और इस समय जो आर्थिक स्थिति थी, वो आर्थिक स्थिति थी 1707 में 13 करोड़ की रकम बच गई थी, केवल 13 करोड़। 1707 में केवल 13 करोड़ थी शाही खजाने में, और 1712 में वो भी ख़त्म हो गई। 1712 में वो जो 13 करोड़ की रकम थी वो भी ख़त्म हो गई। अब मुग़ल खजाना जो है रिक्त हो गया, और अब यहाँ की कभी कभी राजकुमारियों को बाहर जा कर के खाने का इंतजाम करना पड़ता था। ये स्थिति हो गई मुग़ल हरम की, या मुग़ल की लाल किले से बाहर निकलना पड़ता था, ऐसी स्थितियाँ आ गई। तो और उसके अलावा जो इस समय की सबसे महत्वपूर्ण बात हुई 1717 में, इसमें जो यहाँ पर शुरू हुआ था, इसके बाद बहादुर शाह 1712 में मरा। 1712 में मरने के बाद इसके 4 पुत्र, इसके 4 पुत्र थे। 4 पुत्र थे अजीमुस्सान, रफ़ीउस्सान, जहांदार शाह और जहान शाह। कौन कौन थे? 4 पुत्र थे इसके, इधर लिख देते हैं। इसके 4 पुत्र थे। कौन कौन थे? नंबर 1 जहांदार शाह, नंबर 2 अजीमुस्सान, नंबर 3 जहांदार शाह, अजीमुस्सान और रफ़ीउस्सान, और तीसरा जहान शाह। 1712 में इसके मरते ही ये उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, और इसे 1 माह तक दफनाया नहीं जा सका। माह तक दफनाया नहीं गया। यानी जो परंपरा पहले अकबर के समय में या शाहजहाँ के समय में कमज़ोर थी, वो परंपरा अब ये उत्तराधिकार के लिए युद्ध की परंपरा बहुत तगड़ी हो गई। और तीसरा जो तत्व भर के आया कि यहाँ पर जो शासक बना जहांदार शाह, ये 1712 से 1713 तक शासक रहा। 1712 से 13 तक शासक रहा। ये अपने दम पर नहीं बना शासक। ये ईरानी दल का नेता था जुल्फ़िकार खां। ईरानी दल का नेता था एक जुल्फ़िकार खां। इसी की सहायता से इसने बना और इसे अपना प्रधानमंत्री बनाया। जहांदार शाह ने जुल्फ़िकार खां को अपना प्रधानमंत्री बनाया, और 1712 से 1713 तक ये शासक रहा। इसने कुछ काम किए, जैसे जजिया समाप्त कर दिया, और जुल्फ़िकार खां ने देखा कि साम्राज्य की स्थिति बहुत ख़राब है, तो इसने सामंतों को मिलाने की कोशिश की, और लगातार जो है इसने रैयतों के संपर्क में रहा। लेकिन एक गलत व्यवस्था, ठेके की व्यवस्था, इजारा व्यवस्था का बढ़ावा दिया कि अधिकारियों से या जो भी इजारेदार थे उनसे अपने ठेका कर लिया कि हमको इतना लगान चाहिए, वो वसूलने के लिए स्वतंत्र हो गए। ये गलत प्रवृत्ति को इसने बढ़ावा भी दिया। 1712 में इसकी जब मृत्यु हुई, एक चीज़ और सर सिडनी ओवन ने कहा था कि बहादुर शाह प्रथम ही ऐसा एकमात्र अंतिम मुग़ल शासक था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। और यहाँ पर जहांदार शाह लगातार, चूँकि ये अच्छा काम कर रहा था, तो लगातार उससे परेशान था, और इसी का लाभ उठा करके जो फर्रुखसियर था, इसने सैयद बंधु, इसी का लड़का था फर्रुखसियर, अजीमुस्सान का लड़का था फर्रुखसियर, ये पुत्र था। इसने सैयद बंधु, और अब्दुल्ला खां बाराहा, इन दोनों की सहायता से सैयद बंधु में हुसैन अली, ये सैयद बंधु थे, इन्हें सैयद बंधु कहा जाता था, सैयद बंधु, ठीक। यानी हुसैन अली और अब्दुल्ला खां बाराहा की सहायता से इसने जहांदार शाह को हराया, और 1713 में मार दिया, और शासक बन गया। कौन शासक बना? फर्रुखसियर ये शासक बना।
1713 में। इसने चूँकि इसकी सहायता हुसैन अली अब्दुल्ला खां की सहायता से शासक बना था, तो इसने जो है हुसैन अली को मीर बख्शी और अब्दुल्ला खां को प्रधानमंत्री अपना बनाया। और अब जो है इनकी चलने लगी हुसैन अली अब्दुल्ला खां बारहा की। अब जो तत्व प्रबल हुआ, हमने बताया ना था कि पहले शासक संघर्ष करता था और जो सामंत होते थे या उसके दरबारी होते थे वो उन शासकों की सहायता करते थे। लेकिन अब जो उत्तराधिकार का संघर्ष है उसके केंद्र में आ गए ये सामंत आ गए, और जो शासक असली शासक था, मुग़ल शासक थे, जो उनके राजकुमार होते थे, जो उत्तराधिकारी उनके होते थे, वो कठपुतली हो गए। ये अलग तत्व आया। और हुसैन अली खां अब्दुल्ला खां तो इतने फेमस हुए गद्दी पर बैठाने और उतारने के लिए कि इन्हें क्या कहा गया, इन्हें किंग मेकर कहा गया या राजा बनाने वाला। इन्हें उपाधि इनकी इतिहासकारों ने दी राजा बनाने वाला, किंग मेकर बनाया गया। फर्रुखसियर चूँकि खुद योग्य तो था नहीं, लेकिन सैयद हुसैन अली और अब्दुल्ला खां बारहा ये दोनों योग्य थे। इन्होंने स्थिति सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वही है कि इसका पेट दर्द अगर सही किया था तो बुखार हो जाता था, बुखार होना सही किया था सिर दर्द हो जाता था, सिर दर्द हो जाता था, तो फिर इस तरह से इसकी स्थिति हालत सुधारना मुश्किल था। और ये लगातार प्रयास कर रहे थे और फर्रुखसियर इनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा था। ये चीज़ें हुसैन अली और अब्दुल्ला खां बारहा को नागवर गुजरी और इन्होंने 1719 में इसको मार दिया, फर्रुखसियर को मार दिया। और उसकी जगह पर कठपुतली शासक बैठाया गया रफ़ीउद्दार जात को 1719 में। कुछ दिन में मर गया, कुछ महीनों में, तो ये रफ़ीउद्दौला को बनाया गया, ये भी मर गया कुछ दिन में। तो 1719 में अस्थायी रूप से मोहम्मद शाह रंगीला शासक बना, मोहम्मद शाह रंगीला शासक बना। और रंगीला जैसा उपनाम है इसका, रंगीला ही था ये। और इसका हरम बहुत फेमस था। एक इसके बारे में जब डिटेल पढ़ेंगे उत्तरकालीन मुग़ल शासक का, ये चूँकि मॉडर्न इंडिया का पार्ट है तो इसलिए इतना डिटेल, तो उसके बारे में अच्छी तरह जानेंगे। मोहम्मद शाह रंगीला 1719 बना, ये भी योग्य नहीं था, लेकिन इसने लगातार जुल्फ़िकार खां वहाँ थे और यहाँ पर चिनकिलिश खां की सहायता से और अन्य दरबारियों की सहायता से इसने इनको उखाड़ फेंकने की सहायता की। यहाँ जब फर्रुखसियर ने इनके खिलाफ षड्यंत्र किया था तो यहाँ हुसैन अली अब्दुल्ला खां ने मराठों से संधि कर ली थी और अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली थी। लेकिन अब जो है मोहम्मद शाह रंगीला ने लगातार षड्यंत्र किया और 1720 में हुसैन अली को मार दिया। 1720 में हुसैन अली की हत्या कर दी। बाद में अब्दुल्ला खां बारहा को 1720 में ही हराकर मार दिया गया। ये दोनों मार दिए गए और पूरा घटनाक्रम पूरा जो है चलता रहा। और इसी दौरान 1737 में मराठों ने आक्रमण किया मुग़ल साम्राज्य पर। पोल खुल गई कि इसकी जो कह सकते हैं कि इसका जो आडंबर था मुग़ल साम्राज्य का अभी पूरे देश में चल रहा था, मुग़लों के मराठों के आक्रमण से ये भागने को उद्यत हो गया और इसकी हैसियत एकदम ख़राब हो गई। मुग़ल साम्राज्य की जो पोल थी, मुग़ल साम्राज्य की जो हैसियत थी वो सबके सामने आ गई। बाद में 1737 में 1737 में मराठों ने आक्रमण किया। 1737 में मराठे और 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया। इसमें जो है सारे, जैसे अवध का नवाब, रुहेला, मतलब सारे लगभग आसपास के लोग, इसने एक गठजोड़ बना करके युद्ध किया गया। लेकिन नादिर शाह विजयी हुआ। इसने दिल्ली को खूब लूटा पाटा। इसने किसी ने जो है कुछ सैनिकों को मार दिया, तो इसने दिल्ली में कत्लेआम भी किया। अवध के नवाब शहादत खां ने कहा इससे कि अगर ये दिल्ली पूरी लूटें तो इसमें करोड़ के बहुत सारी संपत्ति इन्होंने वादा किया दिलाने का। और जब तो उसने कहा अगर ये संपत्ति मुझे नहीं मिली तो तुम्हारी जो है मैं हत्या कर दूंगा। तो जब उसने लूटा, हालांकि उससे ज़्यादा संपत्ति मिली, लेकिन इससे डर गया शहादत खां, इसने आत्महत्या कर ली। और उसी दौरान दिल्ली का इसने नादिर शाह ने कत्लेआम किया और औधे मुँह छोड़ करके ये पुनः चला गया। इस समय हालत ऐसी हो गई कि ये शासक का अब जो है, जो भी मुग़ल शासक थे उनकी जो सल्तनत की जो स्थिति थी वो इतनी बुरी हो गई कि इनकी जो, हालांकि इनका जो एक प्रोटोकॉल था पूरे देश में बना हुआ था,
हालांकि मुगलों ने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, लेकिन राष्ट्रीयता की भावना क्यों और कैसे डेवलप नहीं कर पाए, क्योंकि पुनर्जागरण के काल में बहुत साल पहले ही यूरोप में ये भावनाएं डेवलप हो गई थी, लेकिन यहाँ पर ये भावनाएं डेवलप नहीं हो पाई। 48 से 54 में अहमद शाह शासक बना, और आलमगीर द्वितीय 1754 से 59 में, और शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 में। 1803 में दिल्ली पर इसने अधिकार कर लिया अंग्रेज़ों ने, क्योंकि 1717 में जब फर्रुख शेर था तो इसने जो है ढेर सारे अधिकार दिए थे ब्रिटेन वालों को बिजनेस के लिए। वो उसका ब्रिटेन के लिए वो मैग्ना कार्टा कहा जाता है बिजनेस का। और उसके बाद बहादुर शाह जफ़र 1806 से 1858 तक इसके आवरण को बनाए रखा गया, और जब 1857 का विद्रोह हुआ उसके बाद उसमें इसकी संलिप्तता देख करके रंगून निष्कासित कर दिए और वहीं इसकी मृत्यु हो गई। इस तरह से उत्तरकालीन मुग़ल सम्राट का खात्मा हुआ, और राजा बनाने वाले और जो भी इस समय के उत्तरकालीन मुग़ल वंशों का जो कमज़ोर पक्ष था, उसने पूरे भारत में अंग्रेज़ों के लिए, मराठों के लिए एक खुला साम्राज्य छोड़ दिया, खुला फील्ड छोड़ दिया कि वो लड़ करके जो इसमें हावी हो वो ले ले। क्योंकि मुग़ल सम्राट को मराठों ने भी, अफ़गानों ने भी, दोनों ने लूटा, दोनों ने धराशायी किया, और ये इतने कमज़ोर हो गए थे कि बाद में अंग्रेज़ों के पी स्पीयर ने सीधे कहा कि जो भारत की जागीर थी वो अंग्रेज़ों को गिरी हुई मिल गई थी। तो इस तरह से आप उत्तरकालीन मुग़ल शासकों को देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।